हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर इसके ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। तो आज हम आपके जो आरबीएसई बुक है, राजस्थान बोर्ड के लिए जो बुक है, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। जो बुक में आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुक सबके पास है ही आपके पास, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, केवल मेन चीज लिखूंगा, तो क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? एक बेलनाकार धातु के छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, ठीक है। यानी कोई बेलनाकार छड़ है, क्या गिवन है आपके पास? बेलनाकार छड़ की लंबाई L इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इसको अपन मीटर में बदल लें, 10⁻⁻2 मीटर। लंबाई L हमें दी हुई है और त्रिज्या यानी R इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। त्रिज्या आपको दी हुई है कोई बेलनाकार छड़। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर जो इसमें आपको दिया हुआ है, विभवांतर कह रहा है छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट का क्या लगा दिया? विभवांतर लगा दिया, ठीक है। तो आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे धारा पूछ रहा है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो तांबे की छड़ है, ये किसी छड़ है, तांबे की छड़ है, यानी पदार्थ यहाँ तांबा है, तो उसकी जो प्रतिरोधकता है रो आपको गिवन है इसमें क्वेश्चन में, जो कि है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कोई बेलनाकार छड़ है, ठीक है। उसकी लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है उसके सिरों पर, और उसकी प्रतिरोधकता आपको दी हुई है, और आपसे क्या निकलवा रहा है कि धारा कितनी होगी, ठीक है। उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, इतना वोल्टेज लगाने पर, छड़ के सिरों पर इतना वोल्टेज लगाने पर उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि वोल्टेज हमारे पास है, करंट हमें निकालना है। तो आपको संबंध दिमाग में आएगा कि सर V इज इक्वल टू होता है IR। देखो एक बात है, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V हमारे पास है, तो अगर हम यहां से I निकालना चाहेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा V/R। बिल्कुल ठीक है, V तो गिवन है 120 वोल्ट, बट हमें R नहीं दिया हुआ, तो बच्चों यहां भी हमें R निकालना होगा। रो दिया हुआ है, लंबाई दे रखी है, तो आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है? ρL/A। बिल्कुल आपको मालूम है ρL/A। रो दिया हुआ है, लेंथ लंबाई आपको दे रखी है। अब क्षेत्रफल, बेलनाकार छड़ यानी छड़ कुछ ऐसी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? R दे रखी है। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये जो अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो क्या होगा? बिल्कुल सही बताया आपने, ρL अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr², ठीक है। तो R है हमारे पास, ठीक है, L हमारे पास है, ये रहा, रो हमारे पास है, तो R आ जाएगा, देन I हमें मिल जाएगा। चलो मैं R की यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, तो इक्वेशन 1 से I इज इक्वल टू V/, क्या फॉर्मूला बना? R की वैल्यू रख दो, ρL πr² ऊपर चला गया, ये फॉर्मूला बना V πr² ρL। तो इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। V आपको पता है 120 वोल्ट, पाई कितना? 22/7 3.14, R
2 गुना 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर करके रखना है। रो दिया हुआ है, एल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज रख सकते हैं, गुणा भाग करना आप जानते हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, सर्किट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्किट, एक प्रतिरोधों का एक जाल आपको, एक नेटवर्क आपको दिया हुआ है, उसको बनाएंगे अपन। तो इस तरह कुछ आपको दिया हुआ है। पहले मैं इसको ऐसे बना देता हूं। एक यहां प्रतिरोध लगा रखा है, एक इस तरह ट्रायंगल सा बना दिया, ठीक है, और कई सारे ट्रायंगल बना रखे हैं। और एक ट्रायंगल ये बना रखा है, ठीक है। इस तरह आपको सर्किट दिया हुआ है। तो यहां मैं इस तरह देखो ऐसे कर देता हूं प्रतिरोध जोड़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए यह आपको दिया हुआ है बच्चों 3 ओम, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, 3 ओम, ठीक है। और ये भी 3 ओम है, आपको दिया हुआ है 3 ओम। और बच्चों ये जो है ये आपको गिवन है 6 ओम, ठीक है। और ये वाला और ये वाला ये आपको दिया हुआ 3 ओम, ये 6 ओम दिया हुआ है। और यहां पर आपको दिया हुआ है 6 ओम। क्लियर है। और ये 3 ओम यहां दिया हुआ है, और यहां भी आपको दिया हुआ है बच्चों 3 ओम, ठीक है। और एक ये रह गया, ये आपको दिया हुआ है 3 ओम। क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेसिस्टेंस आपको कनेक्ट किए हुए हैं। और इस तरह एक नेटवर्क बना रखे दिया हुआ है प्रतिरोधों का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। इसमें आपसे पूछ रहा है ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए और बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध यानी जो कुल प्रतिरोध है वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तुल्य प्रतिरोध, स्मॉल ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। ए और बी के मध्य। तो बड़ा सर्किट को आपको सही एक सरल परिपथ बनाना पड़ेगा। तो इसे आप देखो सॉल्व करो ए और बी। तो आप पहले इन शाखाओं को हटाएं। कैसे, आप देख रहे हैं, देखो ये और ये वाला, ये दोनों, ठीक है। मैं कुछ नाम भी दे दूं कि सी डी ई और एफ। क्लियर। तो अब देखिए ए एफ और एफ ई, ये दोनों कैसे क्रम में, ये श्रेणी क्रम में आ गए। ये दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इनका श्रेणी क्रम यानी ए एफ और एफ ई, अब ये श्रेणी क्रम जो बनेगा इन दोनों का, ये श्रेणी क्रम बनेगा तो कितना हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 ओम। तो यहां 6 ओम रह जाएगा ई और एफ के बीच में। समझ गए ना, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये 6 ओम रह गया, समझ गए। अब आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट ई है, ये भी ई होगा। अब ये और ये वाला ये कैसा होगा, समांतर क्रम में। कैसे होगा, समांतर क्रम में। ये समांतर में हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर में होगा तो 6 और 6 का समांतर कैसे निकालोगे, गुणा करके जोड़ के भाग दे दो, यानी 36/12 कितना आ गया बच्चों, 3 ओम। तो यहां क्या रह गया, 3 ओम रह गया। इसको भी हटा देते हैं।
यहां तुल्य प्रतिरोध कितना रह गया, इस शाखा का 3 ओम। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब ये 3 ओम वही 6 ओम श्रेणी क्रम में, फिर 6 के साथ समांतर क्रम में, तो वही 3 ओम रह गया। समझ रहे हो, क्योंकि भाई रिपीट हो गई, वो शाखा जो है रिपीट हो गई। दोबारा भाई 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 के साथ समांतर क्रम में, तो 3 ओम रह जाएगा। ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है, 3 ओम। अब देख लो, अब बच्चों अब आपको निकालना है ए और बी के मध्य है, ए और बी के मध्य है। तो इन पॉइंटों को अलग देखो, आप इसको देखो, अब ये और ये दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 3 और 3 कितना हो गया, 6 ओम। तो ये 6 इसके साथ, क्योंकि देखो ए और बी के साथ ये जुड़ रहा है 6 ओम का, ये ए और बी के साथ जुड़ रहा है, और ये वाला 3 ओम भी किसके मध्य है, ए और बी के मध्य है। तो दोनों ए और बी के मध्य है, तो 6 और 3 दोनों समांतर क्रम में होंगे। अब ये कैसे हो गए, समांतर क्रम में, यानी जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर इक्विवेलेंट, ये 6 × 3 बटा 6 + 3, यानी 6 × 18 बटा 9, यानी कितना आएगा, 2 ओम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ओम। क्लियर है ना, समझ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जैसे हमने धारिता वाले में एक सीरीज पढ़ी थी, अनंत सीरीज, उस तरह का है। तो वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये पॉइंट ए है और यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मानो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, और एक सीरीज आपको दे रखी है यहां पर इस तरह की, एक एल शेप में इसको बना सकते हैं अपन, ए और बी। ठीक है, अब ये रिपीट हो रहा है, तो इसको दिया हुआ है स्मॉल आर की सीरीज है, हर मान स्मॉल आर है। इस तरह रिपीट हो रहे हैं, ये भी आर है, ये भी आर है। ये आर, क्लियर है। तो बच्चों अनंत श्रेणी है, ये क्वेश्चन कह रहा है अनंत श्रेणी के विद्युत परिपथ है और ए और बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और बी पॉइंट के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के मध्य क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों आप देखोगे कि यहां ये वाली जो सीरीज है, ये देखो ये बन गया, फिर ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सीरीज रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रिपीट होता है, सपोज करो अगर अपन इस पूरी श्रेणी में से इस सेक्शन को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनंत श्रेणी है, ये सीरीज अनंत श्रेणी हमें दी हुई है। अगर इस अनंत श्रेणी में से मैं एक भाग को हटा दूं, कई सारे ऐसे भाग हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, फ्रीक्वेंटली वो रिपीट हो रहे हैं, तो अगर अनंत श्रेणी में से मैं एक भाग को हटा दूं तो उस सीरीज के प्रतिरोध का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध वही होगा जो इनको हटाने से होगा। इनको हटाने पर मान लो एक सीरीज को मैं हटा दूं, तब जो पूरा बचेगा वो उतना ही होगा जितना पूरे होने पर होगा, क्योंकि एक भाग को अनंत में हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं ऐसे मान लूं कि भाई ए और बी इनके मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है इस तरह से सॉल्व करें। देखो मानो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया, x ओम। ये R है, ये भी कितना है R। ठीक है, तो अब ये जो बचा हुआ भाग है, सपोज करो दिस इज टोटल रेसिस्टेंस, इसको मैंने बोल दिया सपोज करो P और Q, ये x ओम ही होगा। ठीक है, समझ गए ना।
मतलब इनका आपको लेना देना नहीं है, ये है तब भी x है, ये नहीं है तब भी क्या है x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, a और b के मध्य निकालना है, जो हमने क्या माना हुआ है x ओम। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये दोनों कैसे हो गए समांतर क्रम में, ये दोनों कैसे हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो इसको अपन इसका तुल्य परिपथ बनाएं, ये a और ये यहां पर दिया हुआ है स्मॉल r, ये दोनों समांतर क्रम में। समांतर का फॉर्मूला आपको पता है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो यहां पर ये जो रेसिस्टेंस होगा R1 R2 यानी R इंटू एक्स अपॉन R प्लस एक्स, ये इसका प्रतिरोध हो गया और ये A और B के बीच हमें मिला, ठीक है x। अब आपको दिख रहा है A और B के साथ अब देखोगे तो दोनों कैसे हो गए, बिल्कुल कैसे होगा बच्चों श्रेणी क्रम में होगा। ये कैसा क्रम होगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में होगा। तो A और B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो मैंने माना है x। तो x बराबर क्या होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब R प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। हमारी बात समझ में, अनंत सीरीज वाला जब क्वेश्चन आते हैं चाहे कैपेसिटेंस में हो चाहे रेसिस्टेंस में हो, तो आपको इसमें यह देखना होता है कि कौन सा सेक्शन रिपीट हो रहा है, कौन सा भाग रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप उस भाग को हटाइए। अब इसको हटाने पर तुल्य प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया x। अब इसको भूल जाओ कि इसको मैंने हटा दिया तो x बचा। तो अब इससे हम इसे सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये है या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनंत श्रेणी है। तो हम इसको हटाने पर भी x मान रहे हैं और टोटल भी कितना होगा x होगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में r इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और इससे कैसा हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो a और b के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमने x माना है, तो x बराबर क्या होगा r प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। तो उसको सॉल्व करके किस वैल्यू निकालेंगे x की, ठीक है। तो उसको सॉल्व करें, देखो x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। मान किसका निकालना है x का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2rx। तो ये देखो बच्चों x में द्विघात समीकरण बन गई कि x स्क्वायर जो 2rx माइनस में हो जाएगा इधर का माइनस का rx, 2rx माइनस का इधर आके हो जाएगा ना, और माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। तो ये x में एक द्विघात समीकरण है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। ये क्या है x में एक द्विघात समीकरण है, x में एक द्विघात समीकरण है जिसका हल, तो द्विघात समीकरण का हल आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र हमने पढ़ा है। इक्वेशन आपने पढ़ी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। तो यहां देख रहे हैं, यहां a इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में बताओ a कितना है, ax स्क्वायर, a की वैल्यू है 1। बच्चों b कितना है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx, तो b की वैल्यू क्या होगी, जो x का गुणांक है, x का गुणांक माइनस r है तो माइनस r, और बच्चों c ये होता है जिसमें x का गुणांक नहीं है अचर पद, यानी माइनस का r स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन x। तो क्या होगा x इज इक्वल टू, देखो माइनस b, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c है माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। तो x इज इक्वल टू r प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस,
तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी +4r² यानी √5r² अपॉन 2। तो बच्चों आप देख रहे हैं r प्लस माइनस r² पे से रूट जब लगाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी आ गया √5 × r अपॉन 2 यानी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r कॉमन ले लें यानी 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है, ये x की वैल्यू हमें मिलती है। तो आप देख रहे हैं x की हमें दो वैल्यू मिली यानी r 1 प्लस √5 अपॉन 2, r 1 प्लस √5 अपॉन 2 और एक वैल्यू क्या मिली r 1 माइनस √5 अपॉन 2। दो वैल्यू मिली ना हमें प्लस माइनस, एक तो मैंने प्लस वाला चिन्ह लिया और एक माइनस वाला चिन्ह लिया। तो आप देख रहे हैं जो माइनस वाला मैं चिन्ह लूंगा तो √5 इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा होगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मान नेगेटिव आएगा। बच्चों ये वाला मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। और आपको पता है जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, नेवर नेगेटिव, प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो हम वैल्यू केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो r 1 प्लस √5 अपॉन 2। तो दिस इज आवर आंसर, पॉजिटिव वैल्यू, प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, ठीक है, वो खोल के बैठे अपने बोर्ड वाली क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, यानी एक तो 1 ओम का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, ये 2, ये 3, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो कुल प्रतिरोध तो आप निकाल सकते हो, जो कैपिटल R होगा कितना होगा, श्रेणी क्रम में 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 और 1 6 ओम। यह आ गया कुल प्रतिरोध R टोटल। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 6 ओम। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें। इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, वोल्ट। इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। तो कह रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, यानी आपको निकालना है कि इसके सिरों पर कितना वोल्टेज होगा, सपोज करो V1, इसके सिरों पर कितना वोल्टेज होगा V2 एंड इसके सिरों पर कितना वोल्टेज होगा V3। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले तो पूछा है श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होगा, R ही मान लो, चलो इसे R कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, यदि हम तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें तो भाई अब इनके सिरों पर कितना वोल्टेज आएगा। तो बिल्कुल आपको पता है, जैसे आप बैटरी लगाओगे तो करंट जाएगा प्लस से दूर माइनस की ओर, तो इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा। तो हमें करंट निकालना पड़ेगा, तभी तो विभवांतर आएगा। यदि प्रतिरोध हमारे पास है तो हमारे पास करंट होना चाहिए। तो करंट कैसे निकलेगा, धारा कैसे आएगी, टोटल वोल्टेज 12, टोटल रेसिस्टेंस 6, ये तो है परिपथ में कुल धारा कि टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध कितना है 6 ओम। अब इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है,
ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हो, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये धारा का फॉर्मूला होता है, लेकिन R नगण्य है तो केवल क्या बचा, E अपॉन R। ठीक है, तो करंट की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एम्पियर, हमें करंट मिल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं V1 यानी I R होता है, तो I R यानी 1 ओम। ठीक है, तो I कितना है 2, तो V1 आ गया 2 वोल्ट। समझ रहे हो, करंट कितना है 2 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है 1। ऐसे V2 की बात करें तो करंट है 2 IR, प्रतिरोध कितना है 2, इसका प्रतिरोध 2 है, तो V2 कितना आ गया 4 वोल्ट। और V3 की बात करें तो V3 कितना होगा, करंट है 2 और प्रतिरोध है 3, तो V3 कितना हो गया 6। तो आप चेक करके देखो कि टोटल 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 और 4 6, 6 और 6 12 वोल्ट। तो 1 ओम के सिरों पर कितना वोल्टेज होगा 2 वोल्ट, 2 ओम के सिरों पर 4 वोल्ट और 3 ओम के सिरों पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं, करंट निकाल के हम तीनों प्रतिरोध के सिरों पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 आपसे कह रहा है कि कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, कमरे के ताप पर किसी अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। 27 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो कितना है 100 ओम। ठीक है, यदि अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, अवयव का जो प्रतिरोध है वो 117 ओम हो, तो अवयव का ताप कितना होगा। तो अवयव का ताप क्या होगा, और जो पदार्थ का बना हुआ है अवयव, उसका हमें प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा आपको दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, तो अगर प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो उस अवयव का ताप कितना होगा। ठीक है, अवयव का ताप पूछ रहा है, अल्फा आपको दिया हुआ है। तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला कि अगर T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है R1 और T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है R2। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का, कि प्रतिरोध में वृद्धि R2 माइनस R1 बटा प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू ताप में वृद्धि यानी T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया T1, दिस इज T1, ये R1, ये R2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी आर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ T2। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड T1 एंड अल्फा इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसमें पुट करिए, देखो इस वाली इक्वेशन में अल्फा कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू R2 है 117 ओम 170 माइनस R1 है 100 अपॉन R1 100 ओम। T2 हमें निकालना है और T1 है 27। T1 कितना है बच्चों 27। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। तो चलो इसे सॉल्व करो, यानी देखो ये आ गया 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको मैं इधर ले जाऊं, 100 को 10 की पावर 2
117 में से 100 गया तो 17 बटा कितना, T2 माइनस 27। ठीक है, तो आपको देखो दिख रहा है, कट रहा है। तो यहां से मान हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 10 की पावर माइनस 4 पूरे 2 माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 1.7 यानी 17 गुणा, ठीक है 10 की पावर माइनस 4 माइनस 2, ये माइनस 2 हो गया। और बच्चों यहां से कितना आएगा -1, ठीक है। और ये बराबर है हमारे पास, इसको मैं नीचे लिख देता हूं कि 17 गुणा 10 की पावर देखो -2, -4 + 2 -2, और यहां से -1 आएगा 0.70, तो -1 17/T2 माइनस 27, तो 17 से 17 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमें T2 निकालना है, तो T2 माइनस 27 इज इक्वल टू -3 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +3, यानी T2 इज इक्वल टू 1000 + 27, यानी T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखें। क्वेश्चन 6 आपसे कह रहे हैं, ये आप कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, 15 मीटर लंबाई का कोई तार है, ठीक है 15 मीटर लंबाई का कोई तार, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। लंबाई है 15 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस तार के नगण्य धारा प्रवाहित की गई है, इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। आर कितना है, 5 ओम। तो कह रहा है कि प्रतिरोधकता क्या होगी, रो आपसे पूछ रहा है, कर सकते हो, बिल्कुल आपको पता है। तो लंबाई दे रखी है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है तार का, प्रतिरोध दिया हुआ है, क्या निकालना है, रो क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, रो कितना हो गया, RA/N, RAL है आपके पास, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ RAL। तो रो इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 5, A है 6 × 10⁻⁷ और L है 15। ठीक है, तो 6 × 5 = 30, 15 × 2 = 30, तो रो आ गया हमारे पास 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 देखो, इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 अपने घरे भी होंगे, हो भी दिया होगा। एक तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। बच्चों आप मात्रा को ध्यान रखें, चेंज करें मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, कितना आएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, में 0.5 एम्पियर की धारा, यानी I इज इक्वल टू कितना है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई। ठीक है, यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी संख्या घनत्व स्मॉल n आपको दिया हुआ है 8.5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब,
तो इसे अपन मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि हम एमकेएस में कैलकुलेशन कर रहे हैं। 8.5 × 10⁻²2 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², यानी हो गया -6 मीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻² का क्यूब, तो -6 हो जाएगा, ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो 8.5 × 10⁻22 और 6 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू किससे मिल गई? स्मॉल एन की। तो क्वेश्चन कह रहा है अपवहन वेग की बात बताओ, अपवहन वेग कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कर सकते हो बिल्कुल, फॉर्मूला आपको पता है। कोई तांबे का तार है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे दिया, उसमें धारा प्रवाहित की गई, ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी संख्या घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, तो अपवहन वेग क्या होता है फॉर्मूला? बिल्कुल आप बता देंगे, I = NaEVd। दिस इज अ फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अपवहन वेग और धारा में संबंध I = क्या होता है? NaEVd। ठीक है, तो यहां से Vd की वैल्यू कितनी आएगी? I/NaE। ठीक है, वैल्यू आप रख सकते हो। I आपको दिया हुआ है, N दिया हुआ है, A दिया हुआ है, E कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, वैल्यू आप रख सकते हो, गुणा भाग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा? ठीक है, किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस, तो अपन ये मान ले कि माना 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं R0। तो मान लो कह रहा है T डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध हो गया RT, वो दुगुना हो जाएगा। तो आपसे T की वैल्यू पूछ रहा है, किस ताप पर तांबे के तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का 2 गुना हो जाएगा। तो मैंने माना T डिग्री सेल्सियस में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तांबे के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा आपको दिया हुआ है इसमें कि 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? RT - R0 अपॉन R0T, -0 बचेगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अल्फा कि 4 × 10⁻³ RT है 2R0 -R0 अपॉन R0। ठीक है, इनटू में क्या है? T। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻³ 2R0 -R0 R0, चलो मैं लिख देता हूँ R0 अपॉन R0 इंटू T। R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा? T = 1/4 × 10⁻³ अब देख रहे हैं बच्चों 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, यानी 1000/4, यानी कितना आ जाएगा? 250 डिग्री सेल्सियस। आंसर 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, हाँ बच्चों क्वेश्चन 9 कर लेंगे आप। क्वेश्चन 9 केवल देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो आपको दिख ही रहा है बिल्कुल। किसी कार की संचय बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा?
तो अधिकतम धारा आपसे पूछ रहा है, अधिकतम धारा। तो बैटरी से ली जाने धारा आई क्या होता है, E/R+R, ठीक है। अब अधिकतम धारा के लिए R क्या हो जाता है, 0, यानी शॉर्ट सर्किट। अधिकतम धारा के लिए R क्या होता है, 0। तो अधिकतम धारा के लिए I केवल क्या बचेगा, E/R, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम करंट होती है। तो बच्चों I मैक्सिमम इज इक्वल टू E, यानी 12/R, यानी 0.4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दें, तो I मैक्सिमम कितना आएगा, 30 एम्पियर अधिकतम धारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, एक कुंडली है, एक कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, 4.2 ओम है, पानी में डूबी हुई है, जिसमें 2 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना दे दिया, 2 एम्पियर की धारा, ठीक है। 10 मिनट के लिए टाइम दे दिया 10 मिनट, यानी 10 × 60 सेकेंड, यानी 600 सेकेंड। एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, पानी में डूबी हुई है, उसमें 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली के लिए कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा पूछ रहा है, H, हीट। तो क्या फॉर्मूला होता है, H = I²RT। H होता है I²RT, ये होता है जूल में, ये किसमें होता है, जूल में। आपसे बच्चों कैलोरी में पूछ रहा है, मान किसमें पूछ रहा है, कैलोरी में। तो जूल को कैलोरी में चेंज कैसे करते हैं, I²RT/J कैलोरी, ठीक है। J का भाग देते हैं, J की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल 4.2। तो बस आप यहां मान रख सकते हैं, I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, J आपको पता ही है। J मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, J होता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और J की वैल्यू क्या होती है, 4.182 जूल पर कैलोरी, यानी इसको लगभग 4.2 जूल पर कैलोरी मान सकते हैं। तो जिसमें आप जूल में जूल पर कैलोरी का भाग दोगे तो मान किसमें आएगा, कैलोरी में आएगा। तो ये J की वैल्यू है, I/RT की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एक बेलनाकार नलिका की लंबाई आपको दे रखी है L, लंबाई है L, तथा आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, कोई बेलनाकार नली है, उसकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या उसकी दे रखी है स्मॉल a, और बाह्य त्रिज्या वो दे रखे बच्चों स्मॉल b, ठीक है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान है रो, तो कह रहा नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो बच्चों बेलनाकार नलिका, जैसे मान लो ये बेलनाकार नलिका है, ठीक है। तो आंतरिक और बाह्य इस तरह हो, कुछ दे रखा आपको, यानी एक जो खोखला भाग होता है, यानी एक तो त्रिज्या कौन सी हो गई आंतरिक, और एक त्रिज्या कौन सी हो गई बाह्य, ये वाली, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होगा, R कितना होगा, आपको पता है R = होता है ρL/A, ρL/A, ठीक है।
ए होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है, यानी बात खोखली हो रही है, खोखले भाग की हो रही है, तो उस समय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर आप ए की बात करें तो वो लेते हैं पाई आर स्क्वायर, जब आर त्रिज्या का बेलन हो। लेकिन आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को दे रखी हो तो पाई n2, यानी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि बाह्य क्षेत्रफल पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये पाई बी स्क्वायर बाह्य क्षेत्रफल और ये आंतरिक क्षेत्रफल, तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बचता है। यानी a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इसे वैल्यू पुट करिए, कैपिटल R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। और लास्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? कह रहे हैं एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के 4 बल्ब, ये चलता है प्रतिदिन 4 घंटे, प्रतिदिन 4 घंटे। 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे, ठीक है। और 40 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे, ठीक है। 2 पंखे, वो है 60 वाट के, 60 वाट के 2 पंखे, वो चलते हैं 8 घंटे। 2 पंखे चलते हैं कितने बच्चों? 8 घंटे चलते हैं। ये घर की व्यवस्था बता रहे आपको। तो कह रहा है कि महीने के अंत में अगर 30 दिन माने अब, तो खर्चा कितना आएगा? 30 दिनों का खर्चा बताइए। महीने का खर्चा, 30 दिनों का जो बिजली का खर्चा है वो आपको फाइंड आउट करना है। और आपको रेट दी है 5 रुपए पर यूनिट। ये आपको रेट दी हुई है कि भाई 1 यूनिट का कितना रुपए लगेगा? 5 रुपए लगेंगे। तो आपको इसमें निकालना कितना यूनिट आपने खर्च करा 1 महीने में। चलो इसको हम कैलकुलेट करें। देखो 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे चलते हैं। 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे चल रहे हैं, एक दिन की बात हो रही है। देखो आप देख रहे हो 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे, कितना आपको पता है यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 kWh होता है कि नहीं होता? तो आपको निकालना है कितना kWh है, कितना किलोवाट आवर्स है, किलोवाट आवर्स निकालना है। तो 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे चलते हैं, तो 100 वाट का 1 है तो 4 कितना हो गया? 400। 400 वाट इंटू कितना? 4 घंटे, यानी हो गया 1600 वाट आवर्स। 4 चौक 16, 1600 वाट आवर्स WH। ये तो हो गया 100 वाट के लिए जो 4 बल्ब है। एक बल्ब 100 वाट का है, 4 बल्ब 400 वाट के। 400 वाट इंटू 4 घंटे 1600 वाट आवर्स। ऐसे 40 वाट के 4 बल्ब कितना हो गया? 160 टोटल। भाई एक बल्ब कितना? 40 वाट का, 4 चौक 16 160, 6 घंटे चल रहे हैं तो 160 इंटू 6 करेंगे तो ये आ गया बच्चों 960 वाट आवर्स। समझ रहे हो? kWh निकालेंगे, मतलब पहले वाट आवर्स निकालना है, फिर किलो वाट आवर्स में चेंज कर देंगे। तो गुणा कर रहा हूं मैं 40 वाट के 4 बल्ब यानी 160 वाट 6 घंटे तो 960 वाट आवर्स। 60 वाट के 2 पंखे, एक पंखा 60 वाट का, 2 पंखे 120 वाट के इंटू 8, तो 120 इंटू 8 यानी ये भी कितना आ गया? 960 वाट आवर्स। ये हो गया भाई एक दिन का वाट आवर्स। ये जोड़ लें एक बार आप, 0 6 और 6 12 और ये 9 और 6 15, 24 और 1 25 का 5 का, और 2 और 1 कितना हो गया बच्चों? 3, ठीक है, यानी 3520। समझ गए?
तो टोटल वाट आवर्स आ गया एक दिन का, समझ गया ना। 1600, 960, 960 ये हो गया 0, इसे अपन जोड़ लिया पूरा, 6 और 6 12, 2 और 9 और 6 15, 15 और 9 कितना होगा 24, और 25 से 5 2, 2 और कितना हो गया 3, 3520 वाट आवर्स। तो ये 3520 वाट आवर्स है, इसे आप किलो वाट आवर्स में चेंज कर लें तो भाई 3520 वाट आवर्स है, इसे मैं 1000 से भाग दे रहा हूँ तो ये किलो वाट लिख सकता हूँ ना, किलो से 1000 कट जाएगा तो कितना आ गया, देखो 1 0 से 1 0 कट गया तो ये आ गया पास 3.52 किलो वाट आवर्स एक दिन का। कितने का बच्चों, एक दिन का 3.52 किलो वाट आवर्स, ठीक है, एक दिन का, पर डे, तो हमें तो 30 दिन का निकालना है। अब बच्चा क्या गुना करना भूल जाता है इस क्वेश्चन में, सीधे गुना कर देता है 5 से। एक दिन का 30 दिन के लिए क्या होगा, 30 दिन के लिए तो मैं 3.52 कैसे गुना कर दूं 30 से, ठीक है। तो गुणा करिए कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105.60 KWH 105.60 KWH। तो ये हो गया पूरे महीने का यूनिट। अब इसका गुणा कर लो कि भाई एक यूनिट का खर्चा कितना है 5, तो इतने यूनिट का खर्चा कितना आएगा 5 से गुणा कर दो। तो गुणा करोगे देखो 5 का 30, 0 हासिल 3, 5 25 और 3 28, 5 कम 5, 0 कट जाएगा। तो 528 रुपए का आपको बिल पे करना है महीने का, ठीक है, 528 रुपीज। क्लियर, समझ गए। टोटल हम किलोवाट आवर्स निकाल लेते हैं। टोटल कितना हुआ देखो, 100 वाट के 4 बल्ब, एक बल्ब 100 वाट का, 4 कितने हो गए 400 वाट, 400 वाट इंटू घंटे तो 1600 वाट आवर्स। ऐसे ही हमने कैलकुलेट करा, ये आया वाट आवर्स में, किलोवाट आवर्स में चेंज करा, 1000 से भाग दे दिया तो किलोवाट आवर्स एक दिन का। 30 दिन से गुना करा तो ये 30 दिन का 105.60 किलोवाट आवर्स आ गया। एक यूनिट का खर्चा 5 रुपये, तो 5 से गुना करोगे तो 528 रुपये खर्चा आ गया। तो इस तरह के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। थैंक यू।